हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा। ये जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ड रहेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो CBSE ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, उसके टाइप्स, कॉजेज एंड नेचर और डिसेबिलिटी एटिक्यूट्स और CWSN वाले बच्चों के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है। आइए अब देख लेते हैं डिसेबिलिटी अक्षमता क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अक्षमता का मतलब क्षमता की कमी से है। अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, विकासात्मक या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित है जो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को बाधित करती है। अक्षमता जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है। अक्षमता किसी व्यक्ति में उसके जन्म के बाद या उसके जीवन काल में कभी भी हो सकती है। WHO के अनुसार डिसेबिलिटी 3 प्रकार की होती है। पहली है शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता। इसका अर्थ मानसिक गतिविधियों अथवा शारीरिक गतिविधियों की अक्षमता से है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो दृष्टिहीनता, याद न रहना अथवा किसी अंग का होना या उसकी क्षति हो जाना। दूसरी तरह की जो होती है वो है लिमिटेड एक्टिविटीज। इसका तात्पर्य है देखने, सुनने, चलने या बात करने में कठिनाई से है। और जो तीसरी है उसको हम कहेंगे लिमिटेड पार्टिसिपेशन। इसका अर्थ है जो हमारे डेली रूटीन के काम है या डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाना। आइए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। सबसे पहले है कोग्निटिव डिसेबिलिटी। कोग्निटिव डिसेबिलिटी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कैटेगरी में आती है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति प्राथमिक रूप से सिखाई गई बातों को याद रखने अथवा किसी छोटी सी समस्या को भी सुलझाने में असक्षम होता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक समस्या है, जैसे कि ट्यूमर, सिर की चोट, किसी बीमारी के कारण या जेनेटिक हो सकती है। इसमें व्यक्ति की याद रखने, सीखने तथा दैनिक क्रियाकलापों की क्षमता काफी हद तक बाधित हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। यह भी एक प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी है। इससे व्यक्ति की दैनिक कार्यों को करने की क्षमता में कमी आ जाती है। यह डिसेबिलिटी अक्सर 18 वर्ष की उम्र से पहले उत्पन्न हो जाती है। इसमें व्यक्ति को पढ़ने, लिखने तथा समझने में कठिनाई होती है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो यह जेनेटिक हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है, जन्म के समय हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है, ये गरीबी और सांस्कृतिक अभाव के कारण भी हो सकती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी की, यानी कि शारीरिक अक्षमता की। शारीरिक अक्षमता एक प्रकार की विकलांगता है। शारीरिक अक्षमता को सामान्य तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चोट या दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसका प्रभाव प्रभावित अंग पर साफ दिखाई देता है। शारीरिक विकलांगता का तात्पर्य व्यक्ति की बैठने, उठने, चलने, कूदने, किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई का होना है। अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति कहा जा सकता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो यह कभी कभी किसी बीमारी, दुर्घटना, चोट, ऑपरेशन के कारण हो सकती है। उसके बाद मनुष्य का वह अंग कार्य करना बंद कर देता है। उस व्यक्ति को हम फिजिकली डिसेबल्ड बोलते हैं। यह फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है रीढ़ की हड्डी की, सिर की चोट की, सुनने की तथा देखने की। अब हम बात कर लेते हैं सेंसरी डिसेबिलिटी की। इसमें व्यक्ति की एक या एक से अधिक इंद्रियां प्रभावित होती है, जिसके कारण व्यक्ति की देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद एवं स्पर्श की क्षमता प्रभावित होती है। यह जो डिसेबिलिटी है यह जन्मजात अथवा किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है। अगर हम बात करें इसके कारणों की तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉजेस, पॉवर्टी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन डिजीज, malnutrition, poor approach to healthcare, nuclear reaction, illness, lack of education, wars, medicines and vaccines, dangerous working environment। आइए अब हम डिसऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर को किसी व्यक्ति के सामान्य कामकाज को ना कर पाने के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी है
जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। डिसऑर्डर व्यक्ति के प्रदर्शन में उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता को बाधित करती है। कोई भी शुरुआती डिसऑर्डर शुरुआत में साधारण सी समस्या लगता है, लेकिन यदि समय पर इसे पहचान कर इसका उपचार ना किया जाए तो बाद में यह गंभीर समस्या बन सकता है। आइए अब देख लेते हैं कॉजेस ऑफ डिसऑर्डर। सबसे पहले है जेनेटिक रीजन, देन फिजिकल चेंजेस, कंजप्शन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड साइकोलॉजिकल रीजंस। आइए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। सबसे पहला है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADHD भी कहते हैं। यह बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकता है। जिस व्यक्ति को यह डिसऑर्डर होता है उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं तथा उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। आइए अब देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ ADHD इन चिल्ड्रन। सबसे मेन सिम्टम्स जो है वो है याद ना कर पाना, अपनी चीज़ों को रख कर भूल जाना, बच्चों के साथ मिलकर ना खेल पाना, शांति से नहीं खेल पाना, जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, हमेशा रेस्ट करना। वह अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं, वह उनको ऑर्गेनाइज करने में भी उन्हें दिक्कत आती है, वह दिन में सपने देखते हैं तथा वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आइए अब देख लेते हैं युवाओं में ADHD के क्या लक्षण हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी घबराहट होती है, उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में भी समस्या आती है, वह अपना आत्मविश्वास हमेशा लो रखते हैं, वह चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, वे जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें मूड स्विंग्स आते रहते हैं तथा वह डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और लास्ट है उनको पढ़ते समय कंसंट्रेट करने में भी समस्या आती है। आइए लास्ट में देख लेते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण है जेनेटिक फैक्टर, ब्रेन इंजरीज, लो बर्थ वेट, ट्रामा एंड ब्रेन डिजीज, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, डाइट तथा एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस। आइए अब अगला डिसऑर्डर देख लेते हैं जो कि है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPD कहते हैं। SPD एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है जो उसको सेंसेस के माध्यम से आती है। इस प्रकार के विकार से ग्रस्त लोग अपने वातावरण में चीज़ों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। सामान्य से प्रतीक होने वाली आवाज़ें भी उनके लिए दर्दनाक या भारी हो सकती है। उसी प्रकार पीड़ित को किया गया हल्का सा टच भी उसकी त्वचा को दबा सकता है। इस प्रकार का विकार आमतौर पर बच्चों में अधिक पाया जाता है, हालांकि कई बार युवा व्यक्ति भी इस समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कारणों की तो इसका मेन कारण है जेनेटिक, फिजिकल, लो बर्थ वेट और एनवायरमेंटल फैक्टर इसके मेन कारण हो सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले डिसऑर्डर की, जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ASD भी कहते हैं। ASD एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई आती है, उसे लोगों के बीच उठने बैठने में हिचक महसूस होती है। यह समस्या बचपन में शुरू होती है और जीवन के अंत तक रहती है। इस बीमारी के कई रूप हैं, इसलिए बच्चों में भी इसके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। अगर बात करें अमेरिका की तो वहाँ 68 बच्चों में से एक बच्चा इसका शिकार है। यह विकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसके संकेत और लक्षणों का समय रहते पता चल जाए तो प्रभावी ढंग से इस विकार का उपचार किया जा सकता है। सामान्य 14 साल में बच्चों में इस बीमारी को ज़्यादा देखा गया है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो ASD एक बच्चे के जीवन के 3 अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है। पहला सामाजिक संपर्क, दूसरा लोगों के साथ बातचीत, तीसरा बच्चों में व्यवहार और रुचियाँ। इस बीमारी में हर एक बच्चे में अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत होती है तो किसी को लोगों से बातचीत करने में डर लगता है तो किसी में दोनों लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह के बच्चे किसी भी गेम में इंटरेस्ट नहीं दिखाते तथा इस प्रकार के बच्चे दूसरों की फीलिंग को नहीं समझ पाते और ना ही अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं। उन्हें दूसरों की लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत आती है। कई बार वह बच्चे अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। अगर हम बात करें कॉजेस ऑफ ASD की तो यह है जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स तथा ब्रेन डेवलपमेंट। आइए अब देख लेते हैं अगला डिसऑर्डर कौन सा है। इसका नाम है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ODD भी कहते हैं।
इस प्रकार के बच्चे क्रोधी प्रवृत्ति अथवा विवादी व्यवहार के हो जाते हैं। यह मानसिक विकार किशोरावस्था के दौरान अधिक पाया जाता है। इस विकार से ग्रस्त बच्चे विद्रोही प्रवृत्ति, आक्रामक तथा दूसरों की बात ना मानने वाले अर्थात जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। ओडीडी विकार से ग्रस्त बच्चे अक्सर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। वे अपने माता पिता से हर बात पर झगड़ते हैं, खासकर जब वे थके, भूखे, दबाव या तनाव में रहते हैं। वे बात बात पर बहस करते हैं और किसी भी नियम व आदेश को नहीं मानते। वे अक्सर तनाव व दबाव में रहते हैं तथा अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं और बदले की भावना रखते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं तथा गुस्सैल व चिड़चिड़े होते जाते हैं, जिसके कारण उन्हें मित्र बनाने में बहुत दिक्कत आती है। अगर हम बात करें इसके कारणों की, तो यह हो सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर तथा सोशल फैक्टर्स। आइए अब हम देख लेते हैं अपने लास्ट डिसऑर्डर को, जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी भी कहते हैं। ओसीडी चिंता एवं वहम संबंधी विकार है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के दिमाग में गैर जरूरी विचार, आदतें कुछ इस तरह से बस जाती है कि वह व्यक्ति चाहकर भी किसी और चीज के बारे में ना तो सोच पाता है और ना ही स्थितियों पर काबू कर पाता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, लेकिन रिसर्च से पता लगा है कि दिमाग का कोई पार्ट जब किसी पार्ट को इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो रिसीव करने वाले पार्ट को इंफॉर्मेशन रिसीव करने में समस्या आती है। आइए अब हम देख लेते हैं डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स क्या होते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि डिसेबल्ड व्यक्ति अपने आप को सोसाइटी में अनकंफर्टेबल फील करता है। वो व्यक्ति अपने आप को अनकंफर्टेबल फील ना करे, उसके लिए कुछ डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स होते हैं। उसे हमें क्या करना चाहिए कि असक्षम व्यक्ति के साथ सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। असक्षम या विकलांगों के साथ शिष्टाचारी व्यवहार उनके आत्मसम्मान को केवल बढ़ाता है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाता है, ताकि वह भी सामान्य लोगों की तरह समाज में सम्मान व सर उठाकर जी सके। आइए अब बात कर लेते हैं जनरल डिसेबिलिटी एटिकेट्स की। जब भी विकलांग व्यक्ति से स्वयं की पहचान कराए तो उनसे हाथ मिलाने की पेशकश करनी चाहिए। जब भी आप समूह में किसी असक्षम व्यक्ति के बारे में बात करें तो समूह में उस व्यक्ति का संपूर्ण परिचय सबसे पहले कराएं। यदि आप किसी भी विकलांग की सहायता करना चाहते हैं या सहायता प्रदान करते हैं तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वह उस सहायता को स्वीकार ना करें। परिवार में यदि कोई असक्षम या विकलांग हो तो परिवार के हर जरूरी निर्णय से पहले उनकी सलाह लें अथवा उनकी सलाह का सम्मान करते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई असक्षम व्यक्ति चलने फिरने या उठने बैठने के लिए किसी सहायता उपकरण जैसे कि व्हील चेयर, छड़ी या क्रच का उपयोग करता है तो ऐसे उपकरणों के साथ कभी भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यह उपकरण उस व्यक्ति के शरीर का अहम हिस्सा है जिसे वह इस्तेमाल करता है। यदि आप उन उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आप उस व्यक्ति का उपहास कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसे असक्षम व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे बोलने में कठिनाई होती है तो उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनें, धैर्य रखें, उसे अपनी बात समाप्त करने दें। इससे उस व्यक्ति को अनुभव हुआ कि उसकी बातों को अहमियत दी जा रही है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसे ठीक से सुनाई नहीं देता तो उससे बात करते समय धीरे व स्पष्ट बोले ताकि यह व्यक्ति होठों को पढ़कर भी आपकी बात समझ सके। जब कोई असक्षम व्यक्ति आपसे बात करे तो उस समय व्यक्ति को पहले आराम से बिठाकर उससे बात करें ताकि उसे सहज महसूस हो। यदि आपको किसी असक्षम विकलांग को उसी रूप में स्वीकार करना है तो इसमें शर्मिंदा ना हो बल्कि पूरे सम्मान व आदर के साथ उस व्यक्ति को स्वीकार करें। यह थे कुछ जनरल डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। आइए अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। सभी स्कूलों में स्पेशल विंग्स तथा स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। उनके लिए रेगुलर बेसिस पर स्पेशल टीचर्स होने चाहिए। सोसाइटी लेवल में उनके अनुरूप टूर्नामेंट होना चाहिए। टूर्नामेंट और तथा खेल के रूल्स उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। वातावरण में परिवर्तन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी खेल में ग्राउंड की लेंथ ज़्यादा बड़ी है तो उनके अनुरूप उसे छोटा कर देना चाहिए। हमेशा मेडिकल स्टाफ उनकी निगरानी में होना चाहिए तथा ऐसे बच्चों को हमेशा स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को।
यहाँ हमने आपके लिए 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जो पहला क्वेश्चन वह है, सजेस्ट द स्ट्रेटजीज टू मेक द फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, डिस्कस इन डिटेल्स। थर्ड है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले ADHD, SPD, ASD तथा OCD। और जो लास्ट क्वेश्चन वह है, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज वाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यह था आपका चैप्टर जो कि समाप्त हो गया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आंसर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।